नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब की खुदनविश्त और फिर एक दिन कुछ यादें। कल मैंने आपको सुनाया था इसके 18वें बाब का पहला हिस्सा। आज इसके 18वें बाब अफसाने में और कई मोड़ का दूसरा हिस्सा सुना रहा हूं, यानी चैप्टर 18th बी, चैप्टर 18th बी। क्योंकि ये चैप्टर तवील है, ये बाब थोड़ा तवील है, इसलिए हमने फैसला किया है कि इसे दो हिस्से में सुनाएंगे और आज दूसरा हिस्सा सुना रहा हूं मैं आपको। मुनीर को अब ये सोची कि जू स्टोरी में थिएटर सेट से भी मेरी कोई वाकफियत नहीं होनी चाहिए। शो के वक्त रवि मंच पर बैठा होगा और मैं तैयार होकर 5 मिनट की दूरी पर एनएसडी के हॉस्टल में इंतज़ार करूंगा। वक्त हो जाने पर मुनीर मुझे अपने साथ थिएटर ले आएगा और सीधे वहां पहुंचा देगा जहां से मंच पर दाखिल होना है। पता नहीं उसे ये ख्याल आया भी कि नहीं कि रवि, जिसका चरित्र उस जगह रोज आता है, उस मंच सज्जा से इतनी अच्छी तरह वाकिफ था जितना होना चाहिए। पर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ। मैं स्टेज पर पहुंच गया और नाटक बिना किसी रुकावट पूरा हुआ। पर इतना जरूर लगा कि हम दोनों अगर साथ में रिहर्सल करते तो कहीं ज्यादा अच्छा होता। मंच पर आने के कुछ ही पलों में मैं समझ गया कि मुनीर के इस तजज़िये में कोई दम नहीं। अगर हम उस राह पर ही चलते तब तो दूसरा कलाकार भी ऐसा होना चाहिए था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस दिन आसमान में कोई सुराख तो नहीं हुआ, पर मुझे लगा जू स्टोरी के जरिए मैंने आखिरकार अपने मन को हल्का करने का रास्ता पा लिया। उस नाटक में बहरहाल जेरी की भूमिका करने वाले के लिए हुनर दिखाने की बहुत गुंजाइश है और अपना मुमानियत भरा पैगाम पेश करने के लिए एलबी ने जिस बेरोक शिद्दत की ज़बान इस्तेमाल की है, उनके दिल खरोंच देने वाले मिजाह और जेरी की बेतरतीब बातें जो धीरे 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 हड्डियों को गहरा और गहरा काटती हैं, वो मुझे अपनी ही लगी। वो सारी बातें जो मैं खुद कहना चाहता था, उन्हें एलबी के लाजवाब अल्फाज में बोलने का लुत्फ लाबयान था। पेशकश काफी कामयाब रही। मंच पर इतराने की मेरी पुरानी सिफत पूरी तरह काबू में नहीं आई थी, पर तब तक कई वार हो चुके थे। इसलिए मंच पर इतराने की मेरी पुरानी सिफत पूरी तरह काबू में नहीं आई थी, पर तब तक कई वार हो चुके थे इस पे। इसलिए जू स्टोरी के दौरान मेरे रवैये को मगरूर कहना मुनासिब नहीं होगा। नाटक करने के बाद मैं अपनी पीठ थपथपाने का आदी था। अदाकारी सही हुई या नहीं इससे बेखबर मैं हमेशा अपनी एक्टिंग से मुतमईन ही रहता। पर जू स्टोरी और द लेसन करके जान पाया कि अदाकारी में कामयाबी ना इत्तेफाक से
ना अच्छी किस्मत से और ना ही कुदरती हुनर की वजह से मिलती है। दोनों नाटकों में मेरा काम इसलिए अच्छा था कि मैंने ओम की मिसाल सामने रख के बावलेपन की हद तक मेहनत की थी और जो कुछ मंच पर मैंने किया उस पर मेरा पूरा काबू था। मुझे मालूम था मैं क्या कर रहा हूँ। ये नाटक पलक झपकते नहीं गुजर गए थे। अब कुछ समझ में आने लगा कि मेरी अदाकारी में क्या अच्छा है और क्या नहीं, और ये भी कि क्यों। सुरूर सा चढ़ने लगा इस ख्याल से कि एक्टिंग के राज आखिर फाश हो रहे हैं। शायद अब अदाकारी करना सीख रहा हूं। अगले कुछ बरसों में जू स्टोरी और द लेसन दोनों कई बार फिर करने के बाद पहले बज्जू भाई ने जो मेरी जज्बाती मानसलता, इमोशनल मस्क्युलरिटी की तनकीद की थी, उस खामी को दूर कर सका और मुसन्निफ को किरदार से जो अजीम थकान दरकार थी उसके कुछ नज़दीक पहुंचा। इस पहली हालत में मेरी खुशी दोबाला हुई क्योंकि श्री लॉरेंस के अलावा अलकाजी और गिरीश कर्नाड दोनों भी मौजूद थे और तीनों ने दिल खोल कर दाद दी। पूना वापस जाने पर 2 जश्न मनाने लायक बातें हुई और तीसरी उनसे भी बड़ी होने वाली थी। पहली तो ये कि पिछले साल जो गुरुदत्त फेलोशिप मुझे मिली थी उसके पैसे आखिर आने लगे। गोया मेरी तो लॉटरी निकल आई, क्योंकि 200 रुपये माहवार की दर से 18 माह की बकाया रकम भी मेरे नए खोले बैंक खाते में जुड़ गई और इंस्टीट्यूट में जितना वक्त बचा था हर माह अब मुझे 200 रुपये मिलने वाले थे। दूसरी खुशखबरी ये थी कि आर का खत आया था कि पढ़ाई पूरी होने पर अमेरिका में रहने के बजाय काम ढूंढने बम्बई आने वाली है। मुझे फिक्र हुई इसे क्या काम मिलेगा। ना तो अदाकारी अच्छा करती है, ना हिदायतकारी। थी तो बेहद खूबसूरत, मगर हिंदी फिल्मों में वो कहीं खप नहीं सकती थी। माविन हिदायतकार बनने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा अदाकारा थी और मुझे पता था कि जिस तरह मैं रगड़ रगड़ कर अपना रास्ता बना रहा हूँ वो ना कर पाएगी। उसका खत खुशी से लबरेज नहीं था, पर गज़ब किया, उसके वादे पे एतबार किया कि पूना आकर मुझसे मिलेगी। मैंने 3 खत फौरन रवाना किए, दोनों भाइयों को मुझ पर भरोसा कायम रखने के लिए और ये बताने के लिए कि आसमान से छप्पर फट पड़ा है और ये बताने के लिए कि आसमान से छप्पर फट पड़ा है, अब मैं मोहताज नहीं रहा। तीसरा खत आर के नाम था। इंस्टीट्यूट के करता धरता अब एक्टिंग के तुलबा से बात करने की भी तकलीफ नहीं कर रहे थे। हमें तो बहरहाल ढूंढ कर ही रख दिया गया था। काम शुरू हुआ बिल्कुल पहले वाले हालात में। हिदायतकार जिस एक्टर को लेना चाहे लेने के लिए आज़ाद थे और हमारी क्लास के कुछ लोग 1-2 फिल्मों की लालच में खुशी खुशी हमारे उस करार को भूलने लगे कि डिप्लोमा फिल्मों में हम काम नहीं करेंगे। डिप्लोमा फिल्मों में काम न मिलने वालों को दिलासा देने के लिए उनमें से हर एक को 1000 फुट कच्ची फिल्म देने का फैसला हुआ। कोई भी 4 मिलकर 20 मिनट की फिल्म बनाकर
एडिट करें। हिदायतकारी के लिए किसी को बाहर से भी बुलाकर राजी और काबिल हिदायतकार ढूंढना कोई मजाक तो है नहीं। फिर भी अदाकारों ने फौरन ये बात मान ली और इस कदम से हिदायतकारी के तुलबा से हमारे समझौते का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। बड़ी खोखली लगी ये सारी बातें जो बताई जाती थी हमें कि सबकी तालीम काम और तरक्की के साथ साथ होनी चाहिए। अदाकारी वाले तुलबा को दूसरों से अलग करके जिस ताबूत में बंद किया गया, ये उसमें आखिरी कील थी। तीसरी और सबसे बड़ी खुशखबरी थी गिरीश के दफ्तर से बुलावा। मैं कुछ घबराया हुआ सा पहुंचा, पर मेरी सांसें रुकने लगीं जब गिरीश ने मुझसे कहा कि जू स्टोरी में उन्हें मेरा काम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने श्याम बेनेगल से मेरा जिक्र किया है। श्याम की दूसरी फिल्म अगले ही महीने बनने वाली थी। गालिबन गिरीश ने श्याम को ये चेतावनी भी दी कि अगर वो मुझे उसमें लें तो अपने जोखिम पर, क्योंकि मैं मुसीबतों का ज़ख़ीरा हूं, बेतरतीब, ज़िद्दी, बददिमाग चरसी। बाद में दूसरे लोगों ने इसकी तायद की होगी, साथ में इसकी भी कि अदाकारी में नाकारा नहीं हूं। बहरहाल मुझे श्याम बाबू से मिलने अगले दिन बंबई जाना था। अगले दिन तड़के वाली बस से बंबई पहुंचकर मैं श्याम बेनेगल के पेडर रोड वाले घर पर कुछ ज्यादा ही जल्दी पहुंच गया। अंदर दाखिल हुआ तो बालकनी में बैठी उनकी बीवी नीरा बेनेगल अखबार पढ़ रही थी। पहली बार मेरा सामना हुआ नीरा की मशहूर बर्फीली निगाह से, जिसके आगे मुझसे कहीं बेहतर लोग मुरझा चुके हैं। उसके पार उनकी बेपनाह नर्म दिली और खुलूस को पहचानने में थोड़ा वक्त लगा मुझे, लेकिन उस सुबह तो वो बर्फीली निगाह काम कर गई। अलग सुबह अपने घर में मसले हुए कपड़े पहने इस अजनबी को आते देखकर जब लंबी आह भर के वो जाने लगी तो अपनी आवाज को लरजने और घुटनों को कांपने से रोकते हुए मैंने बुदबुदा कर माफी मांगी, जो अनसुनी गई। सांसों को हमवार होने तक मुझे तन्हा छोड़ दिया गया। 1-2 मिनट के बाद नजरें उठाई तो बेनेगल साहब खुद अपने बेडरूम के दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। बाद में पता चला कि उनकी मुस्कान उतनी ही मशहूर थी जितनी नीरा की बर्फीली निगाह। बाद में पता चला कि उनकी मुस्कान उतनी ही मशहूर थी जितनी नीरा की बर्फीली निगाह। उनके सहज हुलिये, मीठी सच्ची आवाज, मजबूती और जोश से हाथ मिलाने के अंदाज से मुझे बड़ी तसल्ली हुई। अलीगढ़ के बने मेरे काउबॉय बूट और कॉर्डराय के जैकेट पर निगाह डालते हुए उन्होंने मेरे बारे में कुछ बातें पूछी और बताया कि जो किरदार वो मेरे लिए सोच रहे थे वो आंध्र प्रदेश के एक देहाती जमींदार के सबसे छोटे भाई का किरदार है, जो हमेशा धोती कुर्ता पहनता है। जैसा मैं नजर आ रहा था वैसा बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी दाढ़ी से अभी हाल ही में पीछा छुड़ाया था, नहीं तो ये रोल शायद मुझे मिलता ही नहीं।
दाढ़ी से मेरा चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। मेरी उम्र उस किरदार के लिए उन्हें सही लगी। अलावा इसके गिरीश ने मेरी बड़ी तारीफ की थी। सो ये मामला कमोबेश तय ही लग रहा था। उन्होंने मुख्तसर में पटकथा सुनाई जो सच्ची घटना पर आधारित थी और तफसील में मेरा किरदार भी। मुझे 3 जालिम ज़मींदार भाइयों का भोंदू शादीशुदा छोटा भाई बनना था, जो गांव के स्कूल मास्टर की बीवी पर फिदा हो जाता है तो बड़े भाई उस औरत को उठा लाते हैं। फिर उस सब का अंजाम। गिरीश स्कूल मास्टर बने थे और उनकी बीवी बनी शबाना आज़मी, जिनका सितारा अंकुर के बाद चमकने लगा था। अमरीश पुरी और मोहन अगाशे भी थे, जिन्हें मैं मंच पर कई बार देख चुका था और कसौटी पर खरे उतर चुके थे। उन तमाम शेरों के बीच मेरा किरदार दूसरे नंबर वाला था। श्याम ने जब मुझे बतलाया कि अगले हफ्ते मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने फिर आना होगा, तो लगा कि मैं खुशी से फट ना जाऊं। सब कुछ ऐसी रफ्तार से हुआ कि मेरा सर चकरा रहा था। जब मैं उनके घर से चला तो मन हुआ कि खुद को चिकोटी काटूं। हालांकि पता था कि मैं जागा हुआ हूं, लेकिन अगर मैं उस वक्त सपना देख रहा था तो भाड़ में जाए असलियत। मैं तो सोए ही रहना चाहता। हालांकि अभी तक पैसे की कोई बात नहीं हुई थी, पर यह तो तय ही था कि काम पाने के साथ साथ सचमुच के नोट भी मिलेंगे। कितना मिलेगा ये सोचने का ताब नहीं था, पर कुछ एक सिफर तो जरूर होंगे उस अंक में। मेरे मन में सनक उठी, आखिर हूं तू अपने बाप का ही बेटा, कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाएगा कि इस खुशी की मां की आंख हो जाएगी। हो सकता है कल उनको मुझसे ज्यादा मुनासिब कोई और मिल जाए, पर फिलहाल तो मुझसे यही कहा गया कि वो किरदार मेरा है। मैं उड़न खटोले पर सवार पूना लौटा। मैंने गिरीश को दिली शुक्रिया अदा किया, पर उन्होंने सलाह दी कि इसके बारे में अभी किसी से जिक्र ना करूं। कभी कभी अपनी ही नजर लग जाती है। पूछने पर कि अगर मुझे वाकई चुना गया तो शूटिंग के लिए 2 माह की छुट्टी मिलेगी? उन्होंने हल्की सी आंख मारकर कहा, 2 महीने की छुट्टी तो मैं खुद भी ले रहा हूं। मैंने आर को कांपते हाथों से खत लिखा कि उसके बंबई आने पर हमें साथ रहना चाहिए, तब तक मेरी कमाई अच्छी खासी हो चुकी होगी। उसका ठंडा सा जवाब आया। वो कारोबारी मामलों में कील जैसी सख्त थी, सपने देखने की आदी नहीं। मेरी फटीचर जिंदगी में शरीक होने का कोई शौक नहीं था उसे। मैं चकरा गया जब उसने लिखा कि मेजबानी के कारोबार में काम ढूंढने की कोशिश करूंगी, थिएटर में कोई मुस्तकबिल नहीं है। 5 बरस थिएटर की तालीम पाने के बाद किसी और की जगह घेरने और वजीफा झटकने के बाद सब दरकिनार कर लॉबी मैनेजर या रिसेप्शनिस्ट का काम करने को तैयार थी। तरेश में मन हुआ उसे अल काजी का गद्दारी वाला भाषण लफ्ज ब लफ्ज सुना दूं, पर गुरेज किया।
थिएटर और अदाकारी जो खून की जगह मेरी रगों में दौड़ रहे थे, उसके लिए, और सच पूछो तो एनएसडी की ज़्यादातर लड़कियों के लिए मुनासिब लड़के के नाजिल होने तक सिर्फ वक्त गुजारने का जरिया था। आर नौकरी ढूंढने नहीं, मेरे साथ रहने नहीं, शौहर की तलाश में बंबई आ रही थी। सोचा फिर भी उसको मना लूंगा, मेरा कारोबार चल पड़ा है। मुझे चाहने के बावजूद वो हमेशा कहा करती थी कि उसे मेरे साथ मुस्तकबिल नहीं दिखता। इतनी अकल और ईमानदारी तो थी उसमें, पहचानने के लिए कि जिस तरह की ज़िंदगी वो जीना चाह रही थी, मैं फ़िलहाल उसे नहीं दे सकता, और मेरे हालात सुधरने का वो इंतज़ार नहीं कर सकती थी। गलत नहीं थी, उसे शादी करना, बस जाना, माँ बनना था। मैं अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ था। और ये तो सच ही है कि फिल्मों में काम की कोई गारंटी नहीं होती। वो कहती इश्क भूखा पेट नहीं सह सकता। मुझे यकीन था इश्क दुनिया की हर चीज जीत सकता है। सच ही है, बुलबुल तड़प तड़प के मर जाए। अगले जुमा बंबई आकर पता चला कि उस फिल्म में काम करने के मुझे 10,000 मिलेंगे, और उसी लम्हे मन में ख्याल आया जो आज भी है। रोजगार पाता अदाकार किस्मत का चहीता बच्चा ही है। न सिर्फ उसे वो काम करने की दावत दी जाती है जिसे करने के लिए वो दुनिया लुटा सकता है, उल्टे उसे मेहनताना मिलता है। मुझ कंगाल ने 10,000 रुपये जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। इतने पैसे मिलने के ख्याल से मैं झूमने लगा, पर एक जरूरी बात मन में आई कि इतनी रकम में मुझे बंबई में घर मिल सकेगा। शूटिंग हैदराबाद में होनी थी, सो मुझे हवाई जहाज का टिकट देकर कहा गया कि उसकी हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करूं। जहाज में सफर करना तो दूर, मैंने हवाई जहाज का टिकट तक नहीं देखा था। लिहाजा चेकबुक जितने मोटे उस टिकट को खोने के डर से मैंने पूना वापस जाते हुए अपने जांघिये में रख लिया। फिर हॉस्टल में अपनी अलमारी के अंदर बिछे अखबार के नीचे, जहां मेरा दूसरा जांघिया था। किस्मत यूं एकाएक खुल जाने की खबर मैंने बाबा, अम्मी और दोनों भाइयों को दी, और जवाब में सबने खबरदारी भरी मुबारकबाद भेजी। सबकी फिक्र कुछ तो दूर हुई होगी कि अपने इस जुनून से मैं अपना पेट भर सकूंगा। लेकिन श्याम जिस तरह के फिल्में बनाना चाहते थे, उनके बारे में ना बाबा, ना अम्मी, ना मेरे भाइयों को कोई इल्म था। सत्यजीत रे का नाम भी शायद सुना नहीं था उन्होंने, पर हिंदी की कुछ नाच गाने वाली फिल्में देखी जरूर थी, और उन फिल्मों में मैं भला क्या कर सकूंगा, इसकी उन्हें चिंता थी, जो कोई ताज्जुब की बात नहीं। अम्मी ने मुझे अपने खत में सलाह दी कि पैसे किफायत से खर्च करूं। मेरी खुशनसीबी की खबर अब तक इंस्टीट्यूट में फैल चुकी थी। जसपाल ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर जब भी उसे सामना होता, तंजिया मुस्कुराहट के साथ कन्नी काट जाता। इसकी वजह मुझे बतलाई एक और दोस्त ने, जो निर्देशन में था, हमसे रजामंद, पर हड़ताल के वक्त खुलकर बोलने की हिम्मत न जुटा सका। जसपाल को यकीन था कि अदाकारी के तुलबा को बेच खाने के इनाम में
मुझे ये फिल्म मिली। यही नहीं, उस बताने वाले ने यह भी कहा कि खुद उसे भी यही शक है। और उससे भी ज़्यादा चुभने वाली बात ये कि उन तमाम दहाइयों के बाद भी उसका ये शक कायम है। अंधे से गान भी मरवाई, फिर उसे घर भी छोड़कर आना पड़ा। निशांत में मुझे मिला किरदार अपने साथियों से गद्दारी का इनाम था। कोई माने या ना माने, मुझे खास फर्क नहीं पड़ता। निशांत में मुझे मिला किरदार अपने साथियों से गद्दारी का इनाम था या नहीं, कोई माने या ना माने, मुझे खाक फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग मेरे तनासुल पर, जिनका अकीदा है कि खुद की सौदेबाजी करना ही तरक्की का रास्ता है, बुरा नहीं मानता अगर कोई नुत्फ़े नातहक़ीक़ मुझे चाणक्य नीति का ऐसा पंडित समझे जिसने अपना करियर बनाने के लिए पहले हड़ताल कराई, फिर अपने साथियों से गद्दारी की। अपनी आंखों में आंखें डालकर कह सकता हूं कि किसी के साथ गद्दारी नहीं हुई। इंतज़ामिया तक पहुंचाया गया हर फैसला वहां मौजूद सभी अदाकार तलबा ने मिलकर लिया। जो मौजूद नहीं थे उनकी भी रजामंदी से। आखिरकार उस सारे रायते का अंजाम ये निकला कि इंस्टीट्यूट में रहते हुए अपनी क्लास में एक मैं ही डिप्लोमा फिल्मों में काम करने से इनकार करता रहा। तो ये था नसीर साहब की खुद नविश्त का 18वें बाब का दूसरा हिस्सा, चैप्टर 18B। कल फिर आऊँगा और आपको 19वां बाब, 19th चैप्टर 19 सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।